दोस्तों इन दिनों एक बहुत बड़ी खबर सामने उभर कर ये आ रही है कि आखिर बिहार के प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। वहीं बिहार के लगभग 1,87,000 शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। दोस्तों इन दोनों ही कोटियों के शिक्षकों के मन में हमेशा यही बात घूम रही है कि आखिर विद्यालय आवंटन में शिक्षकों को कौन सी राहत प्रदान की जाएगी। दोस्तों इसके क्रम में ये भी सामने उभर कर आ रही है कि हमेशा अब शिक्षकों को अपने मन मुताबिक खबर ही काफ़ी ज़्यादा भा रही है, भले ही वह खबर भ्रामक क्यों न हो। दोस्तों आज के वीडियो में भी हम बातें करेंगे इन दोनों ही कोटियों विद्यालय प्रधान और विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय आवंटन में होने वाली राहत के संबंध में। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यालय प्रधान के बारे में। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 के विद्यालयों में सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। वहीं लगभग 90% माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। अब इन दोनों ही कोटियों के शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापन कैसे होगा, यानी उन्हें विद्यालय आवंटन में राहत प्रदान की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सेकेंडरी विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति दूसरी बार हो रही है। पहले चरण में जो भी बहालियां हुई थी उसमें तमाम शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ था प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने होम प्रखंड में ही विद्यालय योगदान किया गया और बड़े ही आराम की जिंदगी वर्तमान में जी रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी बार की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है और संभवतः 1 सप्ताह के अंदर इसका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएगा। क्या इन शिक्षकों को राहत मिल पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों इन सवालों के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। उधर प्राथमिक कक्षा के 1 से 5 के विद्यालयों में भी प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है और इन शिक्षकों की भी यही समस्या बरकरार है कि क्या उन्हें विद्यालय आवंटन में राहत प्रदान की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। दोस्तों इन दोनों ही पद प्रधानाध्यापक पद और विद्यालय प्रधान के पद के बारे में हम आपको स्पष्ट कर दें कि आप सभी अवगत हो गए होंगे कि 12 जुलाई 2024 को समिति की बैठक थी और ये खबर आई कि देर शाम समिति की बैठक हुई जो लगभग 2.5 घंटे चली थी और उसमें मुख्य रूप से यही बात सामने उभर कर आई कि असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन में राहत प्रदान की जाएगी, यानी उन्हें निकटवर्ती विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहीं पति और पत्नी जो दोनों ही शिक्षक के पद पर कार्यरत है उनके लिए भी ये खबर सामने आई कि उनको विद्यालय आवंटन में राहत प्रदान की जाएगी, या तो अगल बगल के विद्यालय दिए जाएंगे या फिर एक ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इन बिंदुओं पर स्पष्ट कर दे कि राजकर्मियों का जो नियम है, अन्य विभागों में भी जो राजकर्मी है उनके लिए भी यही प्रावधान है। चाहे किसी भी विभाग की बातें कर ली जाए, जब पति और पत्नी दोनों ही किसी सरकारी पद पर कार्यरत होते हैं, चाहे दोनों का विभाग अलग अलग ही क्यों न हो, फिर भी उन्हें निकटवर्ती कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह सभी विभागों में ऐसा नियम है। और इतना ही नहीं, जो भी कर्मी असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं उनके लिए भी यही प्रावधान है कि उन्हें घर के निकट का कार्यालय उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों इस खबरों पर हम पूरी तरह सटीकता से मुहर लगाते हैं कि ये खबर जो चलकर आई है वह निश्चित रूप से सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि यह भी ट्रांसफर और पोस्टिंग की नीति अपनाई गई है राजकर्मी शिक्षकों के लिए, यानी विशिष्ट शिक्षक भी राजकर्मी हो जाएंगे और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी राजकर्मी हो जाएंगे। तो राजकर्मियों के लिए ऐसी नीति का निर्धारण हो रहा है, यह बिल्कुल सत्य है और ऐसा संभव भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी के पाठक के कार्यकाल में भी नियमित शिक्षकों के संघ के द्वारा यानी प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा इन्हीं बिंदुओं पर मांग की गई थी। जब सक्षमता परीक्षा का आवेदन किया जा रहा था उस समय शिक्षकों से 3 ऑप्शंस यानी 3 जिलों का मांग किया जा रहा था। उस समय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा के पाठक से यह मांग की गई थी कि कम से कम असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिलना चाहिए और पति पत्नी अगर दोनों ही सेवा में हैं तो उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से राजकर्मी का जो नियम है उसी नियमों का पालन किया जा रहा है और ये खबर आई है तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि यह तो राजकर्मी का नियम हुआ, वैसा भी प्रावधान है कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं आखिर उनके लिए शिक्षा विभाग क्या रणनीति बना रही है। तो दोस्तों इसके संबंध में कोई भी खबर नहीं आ रही है। जो भी पत्र जारी किया गया था और जिस पत्र के आलोक में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था उस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति, साथ ही साथ अनुकंपा और बहाली की नीति और शिक्षा सेवा उपसंवर्ग का गठन
इन नीतियों पर कार्य करना था, लेकिन इन तमाम नीतियों में सिर्फ पदस्थापन और स्थानांतरण की नीतियों पर ही खबर सामने उभर कर आई है। ये हो सकता है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए अभी कोई बात नहीं आई है। तो इससे यह कहा जा सकता है कि जो भी समिति का गठन किया गया था, उनको अपना सुझाव प्रस्तुत करना था सिर्फ राजकर्मियों के लिए। तो नियोजित शिक्षक अगर राजकर्मी नहीं है तो यह संभव है कि नियोजित शिक्षकों के लिए किसी भी नीति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जो शिक्षक जहां हैं वहीं बने रहेंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि दोस्तों सक्षमता परीक्षा में जो भी शिक्षक शामिल हुए थे, उसके संदर्भ में हम बता दें कि 2 कोटियों के ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में बैठे थे, जिसमें एक वो शिक्षक थे जो वर्षों बरस से अपने घर परिवार से 100-200 किलोमीटर दूर आकर नौकरी कर रहे हैं और उनकी यही मंशा थी कि चाहे जो भी रणनीति अपनाया जाए, हम अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो हम अपने गृह जिला को प्राप्त कर लेंगे। तो वहीं दूसरे कोटि ये भी थे जिन्होंने दबाव में आकर या फिर अन्य लोगों को सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते हुए देखे, उन्हें देखकर ही इन्होंने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिए और परीक्षा में सफल भी हो गए। इनकी ये मंशा नहीं है कि हर हाल में हमें विशिष्ट शिक्षक ही बनाया जाए, जैसे कि अधिकांशतः वर्ष 2022 के नियोजित शिक्षक जिनकी ये मंशा है कि हर हाल में हमें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलना ही चाहिए, चाहे इसके लिए विद्यालय आवंटन जहां कहीं भी हो। लेकिन वैसे शिक्षक जिन्होंने एक फॉर्मेलिटी अदा की थी, उनकी ये मंशा नहीं है कि हमें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलना ही चाहिए, हमें राजकर्मी बनना ही है। उन शिक्षकों की बस यही मंशा थी कि अगर कोई भी राहत शिक्षा विभाग की ओर से प्रदान की जाती है तो इससे हम लाभान्वित होंगे और हम भी राजकर्मी बनेंगे। तो दोस्तों इन शिक्षकों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सभी सोचकर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं कि अगर अवसर मिला तो विशिष्ट शिक्षक योगदान करेंगे, अगर राहत संबंधी अवसर नहीं मिला तो हम नियोजित ही बने रहेंगे।